Okay, good morning students. Last lecture we had started with documents related to joint stock company. In this document we had started with the first document, that is memorandum of association. अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था उसका पहले आपको एक क्विक रिव्यू देता हूं और क्विक रिव्यू देने के बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। इस क्विक रिव्यू में सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि मेमोरेंडम प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। प्राइमरी क्यों? क्योंकि सबसे पहले यही डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। प्राइमरी के साथ साथ ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। बेसिक डॉक्यूमेंट क्यों? क्योंकि कंपनी का बेस या कंपनी का फाउंडेशन इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर टिका हुआ है, यानी ये डॉक्यूमेंट कंपनी का बेस है, फाउंडेशन है, नींव है, आधार है, जिसके ऊपर कंपनी टिकी हुई है। इसके अलावा मैंने ये कहा था कि दिस इज द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। फंडामेंटल डॉक्यूमेंट क्यों है? क्योंकि कंपनी जो है इस डॉक्यूमेंट के अंदर दिए हुए जो फंडामेंटल्स है उन्हीं फंडामेंटल्स के ऊपर चलती है। अब ये डॉक्यूमेंट जो है, दिस डॉक्यूमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय ऑल कंपनीज। सभी कंपनीज को ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना कंपलसरी है। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट है इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन या चार्टर ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का चार्टर या संविधान है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे देश का भी एक संविधान है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाया था और हमारा देश उसी संविधान के हिसाब से चलता है। जो संविधान में है वो सही, जो संविधान में नहीं है वो गलत। उसी तरीके से ये डॉक्यूमेंट भी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन या चार्टर है। इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर कंपनी को चलाया जाता है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट कंपनी की लिमिट को या हद को तय करता है। इट डिफाइंस द लिमिट ऑफ एक्टिविटीज कि कंपनी क्या कर सकती है या क्या नहीं कर सकती। व्हाट द कंपनी कैन डू, व्हाट द कंपनी कैन नॉट डू। हद तय हो जाती है। जो कुछ भी इस डॉक्यूमेंट में है वो कंपनी कर सकेगी और जो इस डॉक्यूमेंट में नहीं है कंपनी नहीं कर सकेगी। और यदि इस डॉक्यूमेंट के खिलाफ कंपनी जाती है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट में नहीं है वो कंपनी करती है, तो देन इट इज कंसिडर्ड एज अल्ट्रा वायर्स। उसको हम अल्ट्रा वायर्स कहते हैं। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है सिद्धांत के खिलाफ जाना, नियमों के खिलाफ जाना। इसीलिए कहते हैं कि ये चार्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपनी की एक्टिविटीज की लिमिट को डिफाइन करता है। साथ में मैंने ये भी बताया था कि ये जो डॉक्यूमेंट है, दिस डॉक्यूमेंट डील्स विथ आउटसाइडर्स, यानी कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये कंपनी और आउटसाइडर्स यानी कि थर्ड पार्टीज के बीच की रिलेशन को डिफाइन करता है। कोई भी थर्ड पार्टी यदि कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखना चाहती है, कोई व्यापार करना चाहती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, तो उस थर्ड पार्टी ने या आउटसाइडर ने इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से रीड कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि कंपनी की हद क्या है और उसी के अनुसार उसने कंपनी के साथ डील या एग्रीमेंट करना चाहिए। सो ये डॉक्यूमेंट बेसिकली कंपनी के और आउटसाइडर्स के बीच के रिश्ते को डिफाइन करता है। अब ये डॉक्यूमेंट मैंने एक और एक बात बताई थी कि इट इज ऑलमोस्ट अनऑल्टरेबल। ये ऑलमोस्ट अनऑल्टरेबल है क्योंकि बहुत सोच समझ करके बनाया जाता है, क्योंकि एक बार बनाया तो फिर इसे बार बार चेंज नहीं किया जाता है।
it is considered as the most permanent document of the company. जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिया था कि आपका आधार कार्ड है, एक बार आप बना लिया तो फिर उसमें आप चेंज नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपने आधार कार्ड में अपना जो मोबाइल नंबर दिया है उसको चेंज करेंगे, या कभी आपका रेसिडेंस चेंज हुआ कि जैसे आप जोगेश्वरी में रह रहे हैं तो आप जोगेश्वरी की बजाय अंधेरी रहने के लिए गए या गोरेगांव रहने के लिए गए, आपने यहाँ का घर बेच करके दूसरी जगह पे घर लिया, तो आप उसमें अपना एड्रेस चेंज करेंगे। बट ये बार बार नहीं होता है, कभी कभार ही होता है। ठीक है, लाइक मुझे आधार कार्ड बना करके मेरे हिसाब से तकरीबन एक 8 से 10 साल हो गए हैं। इन 10 सालों में एक बार एड्रेस का चेंज हुआ, क्योंकि मैं जिस घर में रहता था उसको छोड़ करके मैं दूसरे घर में शिफ्ट हुआ, तो मैंने उसमें एड्रेस चेंज करवाया। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन द सेम। ऐसा ही ये डॉक्यूमेंट भी है कि बहुत सोच समझ करके बनाते हैं कि एक बार बनाया तो फिर बार बार उसको चेंज ना करने की जरूरत पड़े, इसलिए इट इज कंसिडर्ड एज ऑलमोस्ट अनऑल्टरेबल या मोस्ट परमानेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। अब ये डॉक्यूमेंट, आखिरी बात जो हमने डिस्कस करी थी वो ये कि दिस डॉक्यूमेंट इज डिवाइडेड इनटू 6 क्लॉजेस। ये डॉक्यूमेंट 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसके 6 क्लॉजेस हैं। इन क्लॉजेस को हम कह सकते हैं 6 पार्ट्स या 6 पैराग्राफ्स। 6 हिस्से होते हैं इस डॉक्यूमेंट के। यहां तक हमने डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम उन 6 क्लॉजेस पे आते हैं, क्योंकि वो 6 क्लॉज के मैंने नाम तो लिखे थे। अगर आपको ध्यान में होगा तो नेम क्लॉज है, एड्रेस या डोमिसाइल क्लॉज है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्लॉज है, लायबिलिटी क्लॉज है, कैपिटल क्लॉज है, और अंतिम में नंबर 6 जो है दैट इज एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। 6 क्लॉजेस आर देयर। याद आ गया आप लोगों को? ठीक है, 6 क्लॉजेस आपने आखिर में लिखे हैं, लेकिन इन 6 क्लॉजेस को हम विस्तार में या डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाए थे। अभी कुछ लिखना नहीं है, जो लिखना था वो लास्ट लेक्चर में लिख लिया। अभी तो मैं वो 6 क्लॉजेस एक्सप्लेन करके आपको प्रिंटेड बुक में मार्क कराऊंगा। ठीक है, सो अभी एक बार फिलहाल तो नोटबुक को साइड में ही रहने दे, प्रिंटेड बुक अपने सामने रखे, बट देखेंगे, ध्यान देंगे मेरी तरफ। प्रिंटेड बुक में जब करना होगा जब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अब इसको हटा दूं, ये आपका लास्ट लेक्चर का रिव्यू था। अब हम उन 6 क्लॉजेस की तरफ जाते हैं। विल गो टू द 6 क्लॉजेस। सिक्स क्लॉजेस में सबसे पहला फर्स्ट क्लॉज जो है दैट इज द नेम क्लॉज। मैं जो कंपनी शुरू करना चाहता हूं, आई एम ए प्रमोटर, आई वांट टू स्टार्ट ए कंपनी। अगर आपको ध्यान में होगा चैप्टर नंबर 3 में फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में मैंने आपको सिखाया था कि कंपनी को कैसे शुरू करते हैं। प्रमोटर्स कौन है? प्रमोटर्स वो है जो कंपनी को स्टार्ट करने का आइडिया लाते हैं, कंपनी को शुरू करने के लिए शुरुआत में थोड़ा बहुत पैसा अपने जेब से लगाते हैं, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन करने के लिए सारा पेपर वर्क और सारी मेहनत करते हैं, और कंपनी को एग्जिस्टेंस में या अस्तित्व में लेके आते हैं। मैं भी एक प्रमोटर हूं, मैं कंपनी शुरू करना चाहता हूं। अगर आपको ध्यान में होगा मैंने एग्जांपल दिया था, बिस्किट और वेफर बनाने वाली कंपनी शुरू करना चाहता हूं। अब मैं जो कंपनी शुरू करना चाहता हूं उस कंपनी का मैं क्या नाम रखूंगा, वो नाम इस क्लॉज में आएगा। बराबर है? सो नेम क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ प्रपोज्ड कंपनी। प्रपोज्ड कंपनी यानी कि प्रस्तावित कंपनी, यानी जिस कंपनी को मैं शुरू करना चाहता हूं उस कंपनी का नाम आएगा इस क्लॉज में। तो जब ये डॉक्यूमेंट बनेगा तो इसमें सबसे पहले क्लॉज के अंदर
मैं अपनी कंपनी का नाम लिखूंगा। मेरी कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं जो कंपनी शुरू करना चाहता हूं उसका नाम नेम क्लॉज में मैं लिखूंगा एज पप्पू बिस्किट्स एंड वेफर्स लिमिटेड। इस तरह से नेम क्लॉज के अंदर मेरी कंपनी का नाम आएगा। ये नाम मैंने रजिस्ट्रार के पास से जाके रिजर्व करवाया था। वो चैप्टर नंबर 3 में इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे मैंने बताया था, जो स्टेप्स है ना इनकॉर्पोरेशन के, उस समय में आपको जो भी आप अपनी प्रस्तावित कंपनी का नाम रखना चाहते हो ना, उसके लिए आपको सेंट्रल रिजर्वेशन सेंटर में जाना पड़ता है। अब ये सेंट्रल रिजर्वेशन सेंटर दिल्ली में है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनियों का मामला देखने वाला जो मंत्रालय है ना, हर चीज के लिए सरकार में एक मंत्रालय या विभाग होता है, एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है सेंट्रल रिजर्वेशन सेंटर। इंडिया में जितनी भी कंपनियां हैं सबका रिकॉर्ड है उनके पास। उनके पास जा करके मैं फॉर्मेट में फॉर्म फिलअप करूंगा। उस फॉर्म के अंदर में 4 से 5 नाम अपने पसंद के लिख के दूंगा। वे लोग अपने रिकॉर्ड में चेक करेंगे कि उस नाम से ऑलरेडी कोई कंपनी तो नहीं है। यदि मैंने जो नाम पसंद किया है उस नाम से ऑलरेडी कोई कंपनी होगी तो वो नाम मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने ये जो नाम दिया था ना, इस नाम से कोई कंपनी नहीं थी, तो ये नाम रिजर्व हो गया और मैंने अपनी कंपनी का नाम नेम क्लॉज में लिख दिया पप्पू बिस्किट्स एंड वेफर्स लिमिटेड। बराबर, यहां तक बात समझ में आई। अगर कंपनी प्राइवेट है तो नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग होता है, तो वो कैसा हो जाएगा, पप्पू बिस्किट्स एंड वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा। और अगर कंपनी प्राइवेट नहीं है, पब्लिक कंपनी है, तो फिर प्राइवेट शब्द का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लिमिटेड आएगा। प्राइवेट नहीं लिखा है मतलब अंडरस्टूड है कि ये पब्लिक कंपनी। यदि प्राइवेट कंपनी होती है तो प्राइवेट शब्द का प्रयोग होता है। प्राइवेट नहीं है मतलब ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि दिस इज ए पब्लिक कंपनी। सो इस नेम क्लॉज में मैं अपनी प्रपोज्ड कंपनी का नाम लिखूंगा। ध्यान रखें, नाम ऐसा होना चाहिए जो किसी दूसरी कंपनी के नाम से मिलता जुलता ना हो। रिलायंस बिस्किट्स, टाटा बिस्किट एंड वेफर नहीं चलेगा। उन लोग ऑलरेडी रिजर्व्ड है उनका नाम। पूरा नया नाम होना चाहिए जो किसी कंपनी के नाम से मिलता जुलता ना हो। ठीक है। अब ये नाम जो है, इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। ये वो शब्द है जो सरकार से जुड़े हुए हैं। पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब शब्द जो है ना, ये सरकार इस्तेमाल करती है। सो दैट इज द नेम क्लॉज। अब सामान्य तौर पर बचपन में आपके माँ बाप ने आपका नाम जो रखा था, अभी तक चेंज किया है क्या? नहीं किया है। आगे चेंज करेंगे क्या आप लोग अपना नाम? आपके बर्थ सर्टिफिकेट में वही है, आपके स्कूल के सभी डॉक्यूमेंट्स में, अभी एसएससी का लिविंग सर्टिफिकेट आया होगा उसमें भी वही नाम है, आधार कार्ड में भी वही नाम है। आगे चल के चेंज करेंगे क्या? नहीं करूंगा। उसी तरीके से कंपनी भी सामान्य तौर पर, मैंने क्या कहा था, ऑलमोस्ट अनऑल्टरेबल, मोस्ट परमानेंट डॉक्यूमेंट। कंपनी कभी अपना नाम चेंज करेगी नहीं, लेकिन मान लो कभी ऐसे हालात बन जाए कि कंपनी को अपना नाम बदलने की आवश्यकता पड़े, कभी ऐसे हालात आ जाए, बराबर है। अब देखो ना, एग्जांपल मैं आपको देता हूं। वोडाफोन अलग कंपनी, आइडिया अलग कंपनी। किसी कारण से इन दोनों का मर्जर हो गया। मर्जर का मतलब समझते हैं,
दोनों कंपनियां मिल गई, बराबर है। अब ऐसी स्थिति में फिर नाम बदलना पड़ेगा, है कि नहीं? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ जुड़ती है या तो कभी बदलना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बदला ही नहीं जाता है, कभी आवश्यकता पड़ी तो बदलना भी पड़ सकता है। तो यदि इस नेम क्लॉज का ऑल्टरेशन करना है, बदलने को इंग्लिश में ऑल्टरेशन कहते हैं। यदि कंपनी अपना नाम बदलना चाहती है किसी भी कारण से, अपनी लाइन चेंज कर रही है बिजनेस की, किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्जर हुआ है, अमालगमेशन हुआ है, या किसी दूसरी कंपनी का टेक ओवर हुआ है, या कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से कंपनी को अपना नाम बदलना पड़ा है, तो क्या करेंगे? यदि कंपनी अपने नेम क्लॉज में बदलाव करना चाहती है, यानी कि कंपनी यदि अपने नाम को चेंज करना चाहती है, तो उसे शेयर होल्डर की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, जिसे हम जनरल मीटिंग कहते हैं। शेयर होल्डर की मीटिंग को क्या कहते हैं? जनरल। शेयर होल्डर कौन है, तेरे को पता है? अरे शेयर होल्डर तो कंपनी के ओनर्स है ना, जिन्होंने शेयर्स खरीद के कैपिटल दिया। इस शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, ये कंपनी के मालिक हैं, और इस शेयर होल्डर की मीटिंग में पास करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है फाइनल डिसीजन। सारे शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। अब स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? सर, स्पेशल रेजोल्यूशन वो होता है जो 3/4 3/4 मेजोरिटी से पास किया जाता है, बराबर है, या तो फिर 75%। मैथ्स थोड़ा बहुत तो आता होगा। 3/4 3/4 75% होता है। 1/4 is 25, 1/2 half is 50, 3/4 is 75. 75% मेजोरिटी, यानी कि मीटिंग में जितने भी लोग मौजूद हैं उसमें से 75% लोग यदि राजी होंगे तो कंपनी का नाम बदला जा सकता है। बात समझ में आई क्या? मीटिंग में जितने भी मेंबर्स या शेयर होल्डर मौजूद होंगे उनमें से 3/4 या 75% मेंबर्स यदि एग्री हो जाते हैं तो कंपनी का नाम बदला जा सकता है। ये हुआ नेम क्लॉज, पहला क्लॉज। क्लियर है? इसमें क्या आएगा? सर, जो प्रस्तावित कंपनी में शुरू करना चाहता हूं उसका नाम प्राइवेट है तो नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड होगा, प्राइवेट नहीं है पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ लिमिटेड होगा। सर्टेन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, और यदि कभी मान लो बदलना पड़ा, ऑल्टरेशन करना पड़ा, तो शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, उसमें चर्चा होगी, और चर्चा होने के बाद अंतिम फैसला जो नाम बदलने का लिया जाएगा, कितनी मेजोरिटी से लिया जाएगा? 75%। 75% या उससे ज्यादा लोग अगर एग्री होते हैं तो ही कंपनी का नाम बदली किया जा सकता है। बाकायदा चर्चा होने के बाद वोटिंग होगी सारे मेंबर्स की, और उसमें देखेंगे कि अगर 3/4 मेजोरिटी है तब ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा और नाम बदली किया जाएगा। नंबर 2, सेकंड क्लॉज। सेकंड क्लॉज इज द एड्रेस क्लॉज। ठीक है, एड्रेस क्लॉज। इस एड्रेस क्लॉज को हम डोमिसाइल क्लॉज भी कहते हैं। This address clause is also known as domicile clause. Basically, इस क्लॉज से पता चलता है कि कंपनी कहां की है। कंपनी कहां की है, यानी कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर लोकेटेड है, वो इस क्लॉज से पता चलता है। व्हाई?
because this clause contains the name of state in which the registered office of company is located। कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से राज्य में है? क्योंकि इस क्लॉज में जिस राज्य का नाम होगा उसी राज्य के रजिस्ट्रार के पास जाके कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किसके पास जाते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। भारत सरकार ने हर राज्य में एक रजिस्ट्रार अपॉइंट किया है। अगर यहां पर गुजरात आएगा तो मैं गुजरात के रजिस्ट्रार पे जाऊंगा, अगर यहां पर महाराष्ट्र होगा मैं महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार के पास जाऊंगा। अगर मेरी कंपनी की हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो जयपुर में है और इसमें राजस्थान लिखा हुआ है तो मैं राजस्थान के रजिस्ट्रार के पास जाऊंगा। So this clause contains the name of the state in which the registered office of the company is located। Basically इस clause के अंदर जो है it contains the address of registered office, या जिसको हम कह सकते हैं हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी। इसमें कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस या हेड ऑफिस का एड्रेस। मैंने घर चेंज किया, हो सकता है आप भी घर चेंज करें, आधार कार्ड पर एड्रेस चेंज करवाएंगे, है कि नहीं? हालात ऐसे बन सकते हैं कि कंपनी को अपना ऑफिस, हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं और शिफ्ट करना पड़े। सेम शहर में एक जगह से दूसरी जगह। भाई पहले मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस या हेड ऑफिस कफ परेड में था। किधर था? कफ परेड। कफ परेड किधर है? आपने सुना है नाम? साउथ मुंबई में है रे, चर्च गेट और वीटी के वहां पे, मतलब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। देयर यू हैव कफ परेड। अब वो दूर पड़ता है तो हम लोगों ने तय किया कि हम अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि सारे बिजनेसेस उधर आ गए। जाहिर बात है एड्रेस चेंज होगा, इसमें ऑल्टरेशन करना पड़ेगा। सेम शहर में एक जगह से दूसरी जगह, या सेम राज्य में एक शहर से दूसरे शहर में भी जाया जा सकता है। वे पहले मुंबई में ऑफिस थी, अब सोच रहे हैं कि थाना में शिफ्ट करें, या सोच रहे हैं कि पुणे में शिफ्ट करें, नासिक में शिफ्ट करें। सेम राज्य में है, एक शहर से दूसरे शहर, या ऐसा भी हो सकता है एक राज्य से दूसरे राज्य में। एक राज्य से दूसरे राज्य में, कि भाई पहले हेड ऑफिस मुंबई में थी, महाराष्ट्र में, अब तय किया है कि उसे अहमदाबाद लेके जाएंगे, क्योंकि भाई हमारे ज्यादातर क्लाइंट्स अहमदाबाद के हैं और वो लोग मुंबई नहीं आना चाहते हैं क्योंकि उनका ट्रैवलिंग में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो उन्होंने बोला आप इधर अपना ऑफिस खोल दो, तो हमने तय किया कि हम अहमदाबाद में अपनी ऑफिस खोल लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब कंपनी अपने एड्रेस क्लॉज का या डोमिसाइल क्लॉज का ऑल्टरेशन करना चाहती है तो उस ऑल्टरेशन के लिए वही वंस अगेन जनरल मीटिंग रखा जाएगा, यानी कि शेयर होल्डर की मीटिंग रखी जाएगी, और इस शेयर होल्डर की मीटिंग में क्या पास करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन। कितनी मेजॉरिटी से पास किया जाता है? 3/4 या 7। सेकेंड क्लॉज समझ में आया? ठीक है, इसमें क्या होगा? कंपनी
का डोमिसाइल यानी कि वो कंपनी कहाँ की है, उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से राज्य में है, और वो कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है। बदलने के लिए शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन। द थर्ड क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। तीसरा क्लॉज जो है ये ऑब्जेक्ट क्लॉज है। बेसिकली हम जो कहते हैं ना, कंपनी की लिमिट ऑफ एक्टिविटीज, कंपनी की हद तय होती है। इस क्लॉज के अंदर मेंशन किया जाता है कि हमने कंपनी को किस उद्देश्य से शुरू किया है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी को शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी क्या बिजनेस करेगी, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्ट, और यू कैन से बिजनेस ऑफ द कंपनी। इसके अंदर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव को मेंशन करेंगे, क्या काम करने वाली है कंपनी, बराबर है। इसमें कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा, और मेन ऑब्जेक्ट के साथ में कंपनी का इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट क्या होगा, मेन ऑब्जेक्ट एंड इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट। अब मेरी कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट है बिस्किट और वेफर बनाना, ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट में मेंशन कर दूंगा मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, क्योंकि बनाने के बाद में बेचना भी तो पड़ेगा, है ना। खाली बना करके बिस्किट मैं ही खाऊंगा क्या, पब्लिक को भी तो बेचेंगे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे और मार्केटिंग भी करेंगे ऑफ कन्फेक्शनरीज। अब मैंने सिर्फ बिस्किट और वेफर नहीं लिखा। क्यों बिस्किट और वेफर नहीं लिखा? क्योंकि अगर मैं सिर्फ बिस्किट और वेफर लिखता हूं तो मैं सिर्फ बिस्किट और वेफर ही बना पाऊंगा। मैंने कन्फेक्शनरीज लिखा है। कन्फेक्शनरी सोच समझ करके लिखा गया है ताकि मैं अपने बिजनेस को अगर बढ़ाना चाहूँ आगे चल करके, वेफर के साथ साथ अगर मैं नमकीन भी बनाना चाहूँ बालाजी के जैसा। बालाजी सिर्फ वेफर थोड़े बनाता है, नमकीन भी बनाता है, फलारी चिवड़ा बनाता है ठीक है कि नहीं। कन्फेक्शनरी लिखा तो मैं चॉकलेट्स भी बना पाऊंगा, बराबर है। तो इस तरह से मैं मेन ऑब्जेक्ट मेरे बिजनेस का क्या रहेगा सोच समझ करके मैं शब्दों का प्रयोग करता हूं ताकि फ्यूचर में अगर मुझे अपने बिजनेस का एक्सपांशन करना हो तो मुझे यहां पर बदलाव करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। सो दैट इज मेन ऑब्जेक्ट। बट कई बार क्या होता है, हम मेन ऑब्जेक्ट जो करते हैं ना उसमें कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। उस बाई प्रोडक्ट्स का भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या होता है, साइड बिजनेस जैसा हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मारुति उद्योग लिमिटेड, नाम सुना है कंपनी का? कार बनाती है मारुति कार, सुजुकी कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन में है। तो जापान की जो कंपनी है उसका नाम है सुजुकी और इंडिया की जो कंपनी है उसका नाम है मारुति उद्योग लिमिटेड। अब यह मारुति उद्योग लिमिटेड ने अपने मेन ऑब्जेक्ट में लिखा है मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ कार्स, मोटर व्हीकल्स, बराबर। लेकिन इसके साथ साथ मारुति क्या करती है, अपनी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स भी बनाती है, क्योंकि लोग जब गाड़ियां खरीदते हैं चलाते हैं उनकी गाड़ियां खराब भी होती है। अब जाहिर बात है किसी की गाड़ी खराब हो गई, उसमें कुछ पार्ट्स वगैरह बदली करने पड़े तो पार्ट्स कौन देगा? कंपनी देगी।
यानी कि कंपनी सिर्फ गाड़ी नहीं बना रही है, स्पेयर पार्ट्स भी बना रही है। ये स्पेयर पार्ट्स बनाने का काम कंपनी इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट में लिखेगी। किस में लिखेगी? इंसिडेंटल। मेन ऑब्जेक्ट क्या है? गाड़ी बनाना। साइड बिजनेस क्या है? स्पेयर पार्ट्स बनाना। वो साइड बिजनेस इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स में आएगा। सो दिस कंटेन्स, यू कैन से एनी अदर एक्टिविटी। मेन काम के साथ कंपनी यदि कोई दूसरा काम कर रही है तो उसके बारे में इधर मेंशन करेंगे। अब ऑब्जेक्ट क्लॉज को अगर चेंज करना है, ऑल्टरेशन करना है, क्योंकि कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाएगी। तो मान ले कन्फेक्शनरीज में मैं अपना बिजनेस बढ़ा रहा हूं, बिस्किट और वेफर बना रहा था, मैंने नमकीन भी बनाने का स्टार्ट कर दिया, चॉकलेट भी बनाने का स्टार्ट कर दिया, अब मेरे को कोल्ड ड्रिंक भी बनाने का है। अब कोल्ड ड्रिंक तो इसमें है, कोल्ड ड्रिंक के लिए फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट क्लॉज में बदलाव करना पड़ेगा, बराबर है। अगर कोल्ड ड्रिंक माजा है या थम्स अप है, कोक है, पेप्सी है, ऐसा कोई कोल्ड ड्रिंक अगर बनाना है तो फिर मुझे ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कन्फेक्शनरीज में तो वो आएगा नहीं। सो चेंज करने के लिए अगर मान लो मुझे इसका ऑल्टरेशन करना है, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑल्टरेशन करने के लिए, जैसे कंपनी कभी भी अपना लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करती है या कुछ नया लाइन ऑफ बिजनेस स्टार्ट करती है, बिजनेस का एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, क्या करना होगा? वही जनरल मीटिंग यानी कि शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें पास करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन, उसमें पास करेंगे स्पेशल। ठीक है, तीसरा क्लॉज समझ में आया? इससे कंपनी की हद तय हो जाती है। जो इधर लिखा है ना, कंपनी वही कर सकती है, उसके अलावा कंपनी कुछ और नहीं कर सकती। ठीक है, इसको हटाऊं। अब बचे हुए 3 क्लॉजेस 6 में से। क्लॉज नंबर 4, क्लॉज नंबर 4, दैट इज लायबिलिटी क्लॉज। मेरी कंपनी में जो लोग शेयर्स खरीद करके मेंबर बनेंगे, उन मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होगी वो मैं इस क्लॉज में मेंशन करता हूं। देख, लायबिलिटी के आधार पर अलग अलग प्रकार की कंपनी होती है। यू हैव कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसमें शेयर्स आपने जितनी कीमत के शेयर्स खरीदे आपकी लायबिलिटी उतनी ही होगी। यू हैव कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड यू हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। मेंबर या शेयर होल्डर की लायबिलिटी कितनी होगी वो इस क्लॉज में मेंशन किया जाएगा। सो दिस क्लॉज मेंशंस लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी में जो भी शेयर होल्डर या मेंबर होंगे उनकी लायबिलिटी कितनी होगी वो इस क्लॉज में मेंशन किया जाए। अब जैसे मैंने कहा, लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है या अनलिमिटेड हो सकती है, जो भी होगा इसके अंदर लिखा जाएगा। लायबिलिटी क्या हो सकती है? 3 प्रकार की कंपनी है। यू कैन हैव कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में मैं जितनी कीमत के शेयर खरीदूंगा मेरी लायबिलिटी उतनी ही लिमिटेड होगी। मान लो मैंने कंपनी में 2 लाख के शेयर खरीदे, मेरी लायबिलिटी 2 लाख।
यानी कि कंपनी को चाहे करोड़ों का नुकसान हो, मेरा कितना पैसा डूबेगा? 2 लाख डूबेगा। ये पूरा 2 लाख अगर मैंने कंपनी को दे दिया तो कंपनी मुझसे 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मांग सकती। लेकिन अगर मैंने पूरा पैसा नहीं दिया है, मान लो मैंने 2 लाख में से 1.5 लाख दिया है, 50,000 अनपेड है। क्या है? अनपेड है। ये 50,000 जो अनपेड है कंपनी मुझसे मांग सकती है। 1.5 दे दिया, कितना मांगेगी? 50। अनपेड वैल्यू कंपनी मुझसे डिमांड कर सकती है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं मांग सकती, क्योंकि मेरी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। कितनी? सर जितनी कीमत के शेयर्स खरीदे उतनी। देयर कैन बी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मैं जितना गारंटी देता हूं मेरी लायबिलिटी उतनी लिमिटेड होगी। शुरू होने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि मैं अपने पास से 25,000 दूंगा, दिया नहीं है, गारंटी देता हूं कि मैं दूंगा 25,000। तो मान लो ये कंपनी जब बंद होने के लिए आएगी, कर्जदारों को पैसा चुकाना होगा, कंपनी मुझसे कितना मांग सकती है? 25,000। दैट इज लिमिटेड बाय गारंटी। और अदरवाइज शुरू कर सकते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी वो होती है जिसमें मेंबर की या शेयर होल्डर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। फिर उसमें जितना भी कंपनी का कर्जा होगा सभी मेंबर्स को मिल करके पूरा का पूरा कर्जा चुकाना पड़ेगा। सच कंपनीज आर नॉट अलाउड इन इंडिया अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि इंडिया में विजय माल्या जैसे बहुत सारे लोग हैं तैयार बैठे हैं आपको लूटने के लिए। पता चलेगा आधा इंडिया बर्बाद हो गया है अनलिमिटेड लायबिलिटी के चक्कर में। सो नॉर्मली लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी है। और सामान्य तौर पर इसको चेंज करने की कभी आवश्यकता पड़ती नहीं है, लेकिन अगर मान लो लायबिलिटी क्लॉज में चेंज करना पड़े, ऑल्टरेशन करना पड़े, तो मेन चीज क्या है कि ये लायबिलिटी बेसिकली इट इज एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स। तो उसमें अगर कुछ भी चेंज करना है तो कंपनी को अपने मेंबर्स के पास से लिखित मंजूरी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लिखित मंजूरी। यू नीड टू हैव ए रिटन कंसेंट। रिटन कंसेंट मतलब लिखित मंजूरी फ्रॉम द मेंबर्स। यानी कि मेंबर्स अगर लिखित में देते हैं कि हाँ लायबिलिटी चेंज कर दो तो कंपनी चेंज कर सकेगी, अदरवाइज चेंज नहीं कर सकती। क्लॉज नंबर 4 समझ में आया? क्लॉज नंबर 5 दैट इज द कैपिटल क्लॉज। मैं जो कंपनी शुरू करना चाहता हूं ना, पप्पू बिस्किट्स एंड वेफर्स लिमिटेड, उस कंपनी को शुरू करके चलाने के लिए मैं कितना कैपिटल कलेक्ट करूंगा, दैट आई विल बी मेंशनिंग इन द कैपिटल क्लॉज। अगर आपको ध्यान में होगा तो हमने फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में पहला स्टेज किया था, प्रमोशन स्टेज। उस प्रमोशन स्टेज में मैंने फाइनेंशियल प्लान तैयार किया था। क्या तैयार किया था? फाइनेंशियल प्लान। उस फाइनेंशियल प्लान में हमने डिसाइड किया था कि हमें कितना फिक्स्ड कैपिटल चाहिए और हमें कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए। फिक्स कैपिटल वो होता है जो हम फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्सचर्स है, टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, ये सब फिक्स कैपिटल। फैक्ट्री का जमीन, फैक्ट्री का प्लांट, उसके अंदर की मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सब फिक्स कैपिटल में आएगा। इस फिक्स कैपिटल के लिए मुझे चाहिए 80 करोड़ रुपए। और साथ में चाहिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बिजनेस को चलाने के लिए होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदने पड़ेंगे, पैसा लगता है, लेबर को वेजेस देना पड़ेगा, हर महीने लाइट का बिल आएगा,
बिस्किट और वेफर को मार्केट तक ले जाने के लिए डिलीवरी वैन्स का फ्रेट चार्जेस लगेगा, ड्राइवर का पगार, ठीक है, डीजल पेट्रोल जो भी खर्चा होगा ये सब लगेगा ना। इन सब के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए मुझे 20 करोड़, बराबर है। यानी कि कुल मिलाकर के कंपनी को शुरू करके चलाने के लिए मुझे 100 करोड़ की आवश्यकता है। मैं इधर कैपिटल क्लॉज में ये 100 करोड़ लिख दूंगा कि भाई मैं कंपनी को शुरू करके चलाने के लिए कितना कैपिटल कलेक्ट करने वाला हूं, 100 करोड़। सो दिस कैपिटल क्लॉज मेंशंस द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी का अथोराइज कैपिटल कितना होगा, ये अथोराइज कैपिटल है। अथोराइज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट में रजिस्ट्रार को सबमिट करने वाला हूं। अगर रजिस्ट्रार मेरी कंपनी को रजिस्टर कर देता है मतलब उसने मुझे 100 करोड़ कलेक्ट करने का अथॉरिटी दिया है। उसने मेरी कंपनी को अगर रजिस्टर कर दिया मतलब उसने मेरी कंपनी को 100 करोड़ कलेक्ट करने की अथॉरिटी दी थी। दैट इज व्हाई दिस इज ऑथराइज्ड। भाई मान लो फ्यूचर में कंपनी का एक्सपांशन करना है, वेफर और बिस्किट के साथ साथ नमकीन भी बनाने हैं, चॉकलेट भी बनाना है, तो अब और कैपिटल की आवश्यकता होगी। आई विल बी नीडिंग मोर कैपिटल। मोर कैपिटल चाहिए, ऑल्टरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो अथॉरिटी कितना है, 100 करोड़ का ही है, मैं उससे ज्यादा कलेक्ट नहीं कर सकता। अब नया आगे और बढ़ाने के लिए मुझे और 50 करोड़ चाहिए, तो मुझे इसका ऑल्टरेशन करना पड़ेगा। ऑल्टरेशन करने के लिए ध्यान में रखना वही शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग, और इस जनरल मीटिंग में पास करेंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या पास करेंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन कितनी मेजॉरिटी से था दोस्तों, कितनी मेजॉरिटी से था स्पेशल वाला, 75। इसके लिए कितना मेजॉरिटी चाहिए, इसके लिए 51% मेजॉरिटी चाहिए। 51%, आधे से ज्यादा, यानी मीटिंग में मौजूद आधे से ज्यादा लोग अगर राजी है तो कंपनी अपने कैपिटल क्लॉज में चेंजेस कर सकती है, अपने कैपिटल को बढ़ा सकती है। क्लियर हो गया कैपिटल क्लॉज। अब आखिर में लास्ट नंबर 6, दैट इज एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इस क्लॉज के अंदर यू हैव डिक्लेरेशन बाय मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। कंपनी के जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है वे लोग इस क्लॉज में डिक्लेरेशन देते हैं। सर अब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, यदि प्राइवेट कंपनी है 2 मेंबर्स, अगर पब्लिक कंपनी है तो 7 मेंबर्स। ये मेंबर्स इस क्लॉज में डिक्लेरेशन देंगे कि हम कंपनी में मेंबर बनने के लिए राजी हैं। क्योंकि रजिस्ट्रार को पता कैसे चलेगा कि कंपनी के पास मिनिमम लोग जमा हो गए हैं, क्योंकि इतनी संख्या के बिना आप स्टार्ट नहीं कर सकते कंपनी, तो रजिस्ट्रार को तसल्ली भी तो होना चाहिए ना। तो ये 2 या 7 लोग इस क्लॉज के अंदर डिक्लेरेशन देंगे कि हम कंपनी में मेंबर बनने के लिए राजी हैं, और ये 2 या 7 लोग इस डिक्लेरेशन में अपना नाम, अपना एड्रेस,
देंगे। उन्होंने कितनी संख्या में शेयर्स खरीदे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने कितने खरीदे हैं कंपनी के अंदर, उसकी जानकारी देंगे। और यह सारी जानकारी देख करके वे लोग इस डॉक्यूमेंट को साइन करेंगे। क्या करेंगे? साइन। कितने लोग? 2 या 7। दे विल गिव ए डिक्लेरेशन कि हम कंपनी में मेंबर बनने के लिए राजी हैं, अपना नाम, अपना एड्रेस, उन्होंने कितने शेयर्स खरीदे हैं, एंड में साइन। ये जो साइन करने वाले लोग होते हैं ना, ये इनको हम कहते हैं सिग्नेटरीज। क्या कहते हैं? सिग्नेटरीज। सो दीज सिग्नेटरीज will give a declaration, their name, address, number of shares, and they will sign the document. इसके बाद ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट होता है और सबमिट किया जाता है टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। समझ में है? इज एवरीथिंग क्लियर? इसको जरा